एवरीवन वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, साइंस की क्लासेस में बायोलॉजी की आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान की क्लास को। तो जो भी बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। आइए लेट नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है क्या है यहाँ पे कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किस ग्रीक ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, हम लोग उसी अंदाज से देखेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने फिजिक्स को देखा, बायो केमिस्ट्री को देखा। ठीक है, बहुत सारे सवालों को हम लोग स्किप कर देंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो हीमोग्लोबिन जो होता है, लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कार्य क्या काम होता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करने का काम होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग आगे बात करेंगे कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली जो मुक्त जीवी जीवाणु होती है वो कौन सा है, वो एनाबिना है। ठीक है, मृदा में अगर धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवी जीवाणु कौन होती है, एनाबिना हो जाती है ना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जंतुओं में होने वाली जो फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो वो विषाणु के कारण उत्पन्न होती है, समझे ना। किस कारण, विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। आइए आगे एकदम फटाफट इसको थोड़ा स्पीड अंदाज में करेंगे हम लोग, है ना। देखिए क्या है ना कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहेंगे। पेड़ की छाल है ना, उस पर उगने वाले लाइकेन को आप क्या कहेंगे, कार्टिकोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्टिकोल्स कहेंगे, समझे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। क्या है ना कि वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर यानी भयचर कहते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा, समझे ना। आइए आगे बात करते हैं। आगे है यहाँ पे कि किसे की खेती, देखिए किसे की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो प्याज, प्याज का जो खेती होती है वो पौधे को प्रतिरोपण करके किया जाता है। वहीं पे अगर आगे बात करेंगे तो नाशपाती जो होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो गूदेदार जो पुष्पासन होता है उसको खाया खाया जाता है। ठीक है, देखिए बहुत ही सामान्य और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता भाई। क्या होगा, साइकस, समझे ना। चलिए आइए जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है, अगला है आपका कि किस जीव में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है, तो वनस्पति उत्पाद। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पुष्प है जिसकी सुखाई गई कलियों का प्रयोग हम मसाले के रूप में किया कर सकते हैं, तो लौंग। लौंग की जो कली होती है उसका यूज हम लोग मसाले के रूप में करते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर अगला देखेंगे फूल गोभी जो होता है, कॉलीफ्लावर, उसके पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्प कर्म का भाग खाया जाता है फूल गोभी का। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए हमने जो जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है ना, ये एकदम बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर बनाया गया है ना। तो जो भी बच्चे अब तक इसका पीडीएफ नहीं लिए हैं, ये हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज करें। ठीक है, मेरा नंबर है 754784782745 आपको मात्र 50 रुपए में 10 प्रैक्टिस सेट प्रदान किया जा रहा है ना। देखिए एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो मैक्सिमम सवाल पूछे जाएंगे वो हमारे इसी प्रैक्टिस सेट से रहेंगे, इसलिए सभी बच्चों के पास ये प्रैक्टिस सेट रहना बहुत जरूरी है। फटाफट आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में। ठीक है, और देखिए 50 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। बहुत सारे लोग पान खैनी गांजा गुटखा खा के खत्म कर देते हैं, बहुत कोई लोग समोसा खा के खत्म कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 50 रुपये में आपके एग्जाम में मैक्सिमम सवाल मिल रहे हैं तो फिर क्या मतलब दिक्कत है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। चलिए आइए आगे अब जब हम लोग देखते हैं तो अगला जो सवाल हम लोग देखेंगे वो क्या है। यहाँ पे देखिएगा कि पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो पौधे की वृद्धि के लिए आपका टोटल 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। कितना, 16। ठीक है, आइए अगला है कि धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। धान में होता है खैरा रोग या फिर लघुपत रोग, वो किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग।
यहाँ पे देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधे के द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना? देखिए आपके एग्जाम में जितना इम्पोर्टेंट है हम वही बता रहे हैं। बाकी बहुत सारे सवाल हैं, उतने याद होंगे भी नहीं आपको, पढ़ के फायदा भी नहीं है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं यहाँ पे। अगला है कि किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? कौन सा ऐसा पेड़ है भाई जिसको अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होगी? क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को, ठीक है? यहाँ पे देखिए कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है, ठीक है? आइए आगे बात करेंगे हम लोग कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण कौन होता है? तो फफूंदी होता है, ठीक है? देखिए ये बहुत शानदार सवाल है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग, तो टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में होता है टिक्का रोग, ठीक है? चलिए आइए आगे हम लोग बात करते हैं। जितना इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे, ठीक है? अलग-अलग चीज़ों को नहीं देखेंगे। यहाँ पे है कि एक वृक्ष की आयु का पता करना है तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है भई? तो देखिए वार्षिक वलयों की गिनती करके आप एक वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा कि जीन जो होता है जीन उसका उस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने किया था, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि सेल जो है सेल यानी कोशिका होता है, वो नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था सेल नाम? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है? इसका नामकरण किया गया। सेल मतलब कोशिका का, समझे ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कि कोशिका में जो राइबोसोम होता है, उसकी अनुपस्थिति में जब कोशिका में राइबोसोम नहीं होता है तब निम्न में से कौन-सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा। अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम आपका संपादित नहीं होगा। ठीक है? वहीं पे अगला सवाल है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देना, तो कोशिका में कौन-सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाएगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दिया तो। ठीक है, अगला है आपका कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है? आइए अगला देखते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो होती है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है? देखिए, अब तक जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए। बनता है कि नहीं बनता? बनता है ना? फटाफट से सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सी वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, अगला है कि कौन-सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों निभाएगा। कौन-कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि कौन-सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो जंतु कोशिका में आपका लवक उपस्थित नहीं होता। लवक को प्लास्टिड कहा जाता है। ठीक है? चलिए अगला है आपका कि जीव द्रव यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। किसने? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है? अगला यहाँ पे डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को डीएनए का जो द्विहेलिक्स प्रारूप है उसको पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो वाटसन तथा क्रिक ने किया था। ठीक है? वहीं पे अगर आगे बात करते हैं कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ब्राउन ने की थी। है ना? आइए आगे बात करते हैं। देखिए अगला है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? अगर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो भारत में वन क्षेत्र जो आपका वो 33.3% में होना चाहिए। ठीक है? के अनुपात में होना चाहिए। है ना? आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन-सा है वो वर्णक? तो फाइकोसाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइकोसाइनिन। समझे? आइए आगे बात करते हैं। देखिए धार्य विकास यानी सतत विकास हो गया, जिनका उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। देखिए धार्य विकास यानी सतत विकास क्या होता है ना कि हम लोग जो संसाधन का यूज़ कर रहे हैं ना, उसको आने वाले जो पीढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए हम लोग को। यही होता है सतत विकास या धार्य विकास। ठीक है?
चलिए आइए आइए आगे बात करते हैं कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है। तो जो हरित गृह प्रभाव होता है ना, ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सर्वाधिक होता है, ठीक है। वहीं पे अगर अगला अगला सवाल है कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, जब वो हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेता है तो रक्त में एक विषैला पदार्थ बना देती है। क्या वजह है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था भाई? भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है। देखिए वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है ना, वो आपका अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कहाँ पे? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो निक्षालक कहते हैं। देखिए क्या सवाल है, ध्यान से समझिएगा कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ, ठीक है, नीचे की ओर बहने वाले जो प्रदूषक होते हैं उसके उसको निक्षालक कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? अस्थि का अध्ययन करना है तो ऑस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हो जाएगा आपका। ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है। टिश्यू कल्चर का जो अध्ययन है आपका वो अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है ना। देखिए हमने जाम ताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए कितना प्रैक्टिस सेट तैयार किया है? 10, है ना। तो जिन्होंने भी अब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है वे ले लें, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो मैक्सिमम सवाल इसी से रहेंगे। ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि रक्त में जो एंटीबॉडी होती है और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान में मिला था। ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया। तो वाटसन व क्रिक ने डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया। वहीं पे अगर विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। भाई मलेरिया तो मादा एनीफिलीज मच्छरों के द्वारा होता है ना। तो ये खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी। किसने? रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो एपिथेलियमी उत्तक जो होता है वो शरीर की सुरक्षा कवच का काम करते हैं। समझे। चलिए आइए आगे बात कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। जब जन्म के बाद मानव के कौन सा ऐसा ऊतक है जिसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो तंत्रिका ऊतक होता है। समझे ना। आइए आगे बात करते हैं कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होती है। तो गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होती है। समझे। चलिए आइए आगे बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। हाँ, मलेरिया जो होती है परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, मलेरिया हो गया परजीवी, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाएगा? प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। समझे ना। आइए अगर आगे बात करते हैं। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को देखेंगे। हाँ यहाँ पे देखिएगा फेरिटीमा पोस्तुथुमा, फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में किसका वैज्ञानिक नाम है? तो केचुआ का। केचुआ से आप सब लोग परिचित होंगे। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? फेरिटीमा पोस्थुमा। ठीक है। आगे है कि किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। किस समूह के जीव है जिसको डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डाइटम, डाइटम। ठीक है। आइए आगे प्राप्त कर देखते हैं कि किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मेथनोप्रांत नर को मार देती है। तो मकड़ी होती है। ठीक है। मकड़ी में क्या होती है कि जब मतलब क्या बोलते हैं, छोड़िए आप लोग समझ जाइए। ठीक है। तो जब हो जाता है तो नर को मार देती है, तो मकड़ी में ऐसी प्रक्रिया पाई जाती है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है भाई। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है। इसलिए आप लोग अभी से ही कैल्शियम लेना स्टार्ट कर दीजिए। समझे। जिस जिस मतलब खाने की वस्तु में कैल्शियम मिल रही है आप उसे अपने दैनिक
जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें शामिल कर दीजिए और खाते रहिए, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? क्या हो जाएगा? छोटी आंत, ठीक है? वहीं पे देखिए मुख में जो स्टार्च होती है ना उसका शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो क्या हो जाएगा? टैलिन टॉलिन के द्वारा, ठीक है? वहीं पे देखिएगा कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व जो होते हैं वो रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाएंगे? छोटी आंत से अवशोषित किए जाएंगे, है ना? अगला है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास सहायता होती है? तो एंजाइम की खास सहायता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए, समझे? देखिए अब तक जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले से वीडियो सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? आइए आगे बात करते हैं। ये अगला है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण जो होता है सर्वाधिक कहाँ पे होगा? छोटी आंत में होता है, ठीक है? वहीं पे अगला है कि पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होता है उसका कौन सा अंग चूषण करता है? तो वो यकृत हो गया आपका, ठीक है? वहीं पे अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए अरे भाई कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लग जाता है, ठीक है? वहीं पे अगला सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? भाई किसी का दिल तो किसी और के लिए धड़कता है ना? तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अभी आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए, वो एग्ज़ाम क्वालीफाई करना चाहिए। इसके साथ कुछ दिन के बाद आपका जैसे फिजिकल होने वाला है, तो उसपे भी फोकस होना चाहिए, है ना? किसी और के लिए दिल मत धड़काओ अभी। पहले जॉब ले लें, उसके बाद ज़िंदगी भर धड़काते रहिएगा। देखिएगा कि समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है, ठीक है? वहीं पे आगे हम बात करेंगे कि मानव शरीर में जो रुधिरा बैंक होता है यानी ब्लड बैंक जो होता है, रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक, उसका कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या फिर प्लीहा करेगा, ठीक है? आगे है कि मानव रक्त प्लाज्मा में, ठीक है, जो पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82% की भिन्नता होती है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ठीक है, मानव शरीर के भीतर जो ब्लड होता है ना जी, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमेगा? तो हिपेरिन पाया जाता है, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, समझे? वहीं पे देखिए रुधिर में ना ब्लड होता है, समझे? रक्त होता है, तो रुधिर के जो प्लाज्मा होती है उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी उसमें निर्मित होती है। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि लाल रक्त कणिकाएँ यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि सर तो आप पूरे पढ़ रहे हैं। अरे भाई जहाँ जो इम्पोर्टेंट है करना ही ना पड़ेगा, ठीक है? देखिए एग्ज़ाम आपका है, पढ़ाने का काम मेरा है, ठीक है? पढ़ने का काम आपका है। समझे? इसलिए थोड़ी-सी मेहनत कर लीजिए, चंद दिन और बचे हैं, है ना? मैं तो यही कहूँगा कि जिसने जो भी बच्चे डे 1 से लेके डे एंड तक हमारे साथ जुड़े रह गए ना, है ना? वे एग्ज़ाम की मतलब जो क्वालीफाई होने का टेंशन छोड़ दीजिए आप लोग। आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो ही रहा है, आप लोग फिज़िकल पे ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि रनिंग इम्पोर्टेंट है, अगर आपने फिज़िकल क्वालीफाई कर लिया तो समझिए कि आपका जॉब फिक्स है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है भाई? मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसका जो जीवन काल होता है वो आपका 120 दिन होता है, समझे? वहीं पे अगर बात करेंगे कि लाल रुधिर कणिका वही आरबीसी होता है, उसका उत्पादन किसके द्वारा होता है आरबीसी का? तो अस्थि मज्जा के द्वारा उत्पादन होता है आरबीसी का। अरे समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं, ठीक है? देखिए मनुष्य के रक्त में श्वेत रंग कनिका जो कनिकाएँ की कौन-सी किस्म अधिक होती है? देखिए श्वेत रक्त मतलब हो गया डब्ल्यूबीसी, तो उसकी कौन-सी किस्म सबसे अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होती है। किसकी? न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो सबसे अधिक होती है, समझे? आइए आगे बात करते हैं। चलिए जो इम्पोर्टेंट है ना उसी को देखते हैं अब थोड़ा-सा। आप लोग भी बोर होने लगे क्या? अगला है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। देखिए गर्भाशय में ना जो विकसित हो रहा भ्रूण जो होता है ना उसको किस संरचना द्वारा पोषण मिल पाता है? तो उसको प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिल पाता है, ठीक है? वहीं पे अगला देखिए कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड करके पता लगाया जाता है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए गाय है
और भैंस है उसके थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है भाई? तो ऑक्सीटोसिन लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करेगी? तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह ही कार्य करती है, अग्नाशय ग्रंथि, समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। और बस कुछ सवाल हैं, थोड़ी सी दिल थाम के बैठिएगा आप लोग। अगला है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड अगर मांसपेशियों में आपका जम गया तो बड़ा आलसीपन, बड़ा लेज़ीपन टाइप से लगेगा। इसलिए कभी आप लोग सो के वीडियो मत देखिएगा, समझे ना? जो क्लास कीजिएगा ना आप लोग, कम से कम टेबल पर बैठ के कीजिए। अगर बिस्तर पर बैठ के क्लास कर रहे हो तो कहीं न कहीं आप जितनी चीज़ों को आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, उसका 50% आपका इधर से निकल जा रहा है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि मनुष्य की आँसू में कौन-सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है मनुष्य के आँसू में, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए आँख के जो रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? आँख का जो रेटिना होता है ना उसकी परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना कर सकते हैं हम लोग? फ़िल्म, ठीक है? फ़िल्म जो फ़िल्म होता है उससे तुलना कर सकते हैं। किधर चले गया जी? है ना? कहाँ पे है? यहाँ पे, हाँ ठीक है देखिए। आगे है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से मानव शरीर में क्या होता है कि रक्त का थक्का बनता है ना? चलिए आइए, ठीक है? अगला है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन-सा खनिज आवश्यक है भाई? पोटेशियम, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना परसेंट होता है? मानव शरीर में औसतन जो ऑक्सीजन का तत्व होता है आपका 50% होता है, ठीक है? वहीं पे अगला देखिए कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबंब यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? सीटी स्कैन को यूज़ में लाया जाएगा, अगर किसी को गुर्दा पथरी का पता लगाना है, ठीक है? वहीं पे अगर हम लोग आगे बात करेंगे कि गाय के दूध का रंग जो होती है वो किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय के दूध का रंग हल्का-सा पीला होता है। अगला है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है भाई? विटामिन ए, समझे? वहीं पे छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन-सा विटामिन निकल जाएगा? विटामिन सी निकल जाएगा अगर छिली हुई सब्जियों को आप धो रहे हैं तो। अरे समझे कि नहीं? ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होता है यानी परजीवी फसल यानी स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए के लिए ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हम जो गोल्डन राइस स्वर्ण चावल मतलब होता है गोल्डन राइस, समझे ना? गोल्डन राइस से बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। उसमें मुख्य तौर पर विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। आगे कुछ है भी? अरे भाई आगे कुछ नहीं है ना? और यहाँ पे बायोलॉजी भी समाप्त हो गई आपका। इस प्रकार से हम लोगों ने साइंस की जो क्लास है उसे संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। ठीक है? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी जामताड़ा वासियों को मेरी ओर से बहुत-बहुत जोहार।